डॉक्टर अजय कुमार पांडे। लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग स्किल के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन पर आपसे डिस्कस किया था। अब आज हम आपके सामने व्यवहारिक उद्देश्य लेखन क्या होता है इस पर आपसे चर्चा करेंगे, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप व्यवहारिक उद्देश्य लेखन पर अपनी अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे। जब कोई शिक्षक पाठ पढ़ाने के पूर्व पाठ की योजना बनाता है, लेसन प्लानिंग करता है, तब उसके सामने जो समस्या रहती है वह समस्या यह होती है कि इस पाठ के शिक्षण का क्या उद्देश्य निर्धारित किया जाए। पाठ के उद्देश्यों को निर्धारित करने में किन किन पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है, यह आज हम व्यवहारिक उद्देश्य लेखन के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे। कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षण को इफेक्टिव बनाना चाहता है तो उसे अपने शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है। अगर वह कोई पाठ योजना बना रहा है तो पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, उस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात, आफ्टर स्टडीइंग दिस लेसन, लर्नर को क्या मिलेगा, लर्नर को क्या जानकारी हासिल हो सकेगी, यह शिक्षक उद्देश्य में ही निर्धारित कर देता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में वह कार्य करना, शिक्षण के माध्यम से कार्य करना शुरू कर देता है। और जब वह पाठ पढ़ा चुका होता है तब वह इस बात की जांच करता है कि इस पाठ के प्रारंभ में उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, क्या वो उद्देश्य अधिगमकर्ता को प्राप्त हुए या नहीं। आज इन्हीं सब पहलुओं पर हम आपसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। जब व्यवहार परक रूप में उद्देश्यों के निरूपण और विशिष्ट अनुक्षेत्रों, स्पेसिफिक डोमेन्स जैसे ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव एवं क्रियात्मक, कोनेटिव रूपों में उनका उल्लेख करने की संस्तुति की जाती है। इस प्रकार पाठ में अपेक्षित व्यवहार पर जोर देने वाली संरचना का पूर्वाभ्यास हो जाता है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी क्रिया प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियों, युक्तियों, रचना कौशल एवं मूल्यांकन प्रविधि का विशेष रूप से विवरण दिया जाता है। यह शिक्षण का एक सामान्य परिचय है। अब शिक्षण उद्देश्य, व्हाट इज टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इस पर हम आपको बताएंगे। शिक्षक जब भी कोई पाठ पढ़ाता है तो वह यह सोचता है कि इस पाठ को पढ़ाने से छात्रों में किस प्रकार के व्यवहार परक परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज होंगे। शिक्षक यह सोचता है कि जो पाठ वह क्लास में पढ़ाने जा रहा है, उस पाठ को पढ़ाने के पश्चात अधिगमकर्ता में, शिक्षार्थियों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन, क्या व्यवहार परक परिवर्तन होगा। पाठ के पढ़ाने के पूर्व की स्थिति और पाठ को पढ़ाने के पश्चात उसकी जानकारी में
उसके ज्ञान में क्या अभिवृद्धि होगी, यह व्यवहारिक परिवर्तन या व्यवहार परक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो पाठ पढ़ाया जाना है उसे पढ़ाने के बाद विद्यार्थी क्या क्या नई जानकारी प्राप्त कर सकेगा, शिक्षक शिक्षण के पूर्व इसे निश्चित करता है और वह फिर उसी दिशा में आगे बढ़ता है। NCERT के एक प्रकाशन के अनुसार उद्देश्य वह अभीष्ट बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, या उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। An objective is a point or end in view of something towards action is directed. It is a planned change sought through any activity what we set to do. शिक्षण उद्देश्य के विभिन्न फीचर्स पर हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। इनका प्रत्यक्ष संबंध कक्षा शिक्षण से है। ये सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और उसमें गति पैदा करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है। शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य हुआ है टीचिंग इज ए प्रोसेस, उस प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है। यदि आप शिक्षण कर रहे हैं तो आपके शिक्षण का क्या उद्देश्य है। शैक्षिक उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के साधन है। शिक्षण उद्देश्य के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। शिक्षण उद्देश्य किसी भी पाठ को विधि सम्मत ढंग से यथोचित ढंग से पढ़ाते हुए पाठ को पढ़ाने के पूर्व जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वह शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने का एक रास्ता है, एक उपाय है। जबकि शैक्षिक उद्देश्य से तात्पर्य छात्रों में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा नियोजित किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि शिक्षण उद्देश्य का प्रत्यक्ष संबंध कक्षा शिक्षण से है, क्लास टीचिंग से है, और शिक्षण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, उसमें गति और लय पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, ये शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। जब शिक्षण उद्देश्य को शिक्षक पहले से ही निर्धारित कर देता है तो उसी समय शिक्षण की दिशा भी निश्चित हो जाती है। शिक्षण उद्देश्य प्रत्यक्ष और व्यवहारिक होते हैं। शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच किसी निश्चित पाठ्य वस्तु पर एक अंतरक्रिया है, इंटरेक्शन है, इसलिए यह प्रत्यक्ष होती है और व्यवहारिक होते हैं। शिक्षार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन भी करते हैं। ये परिवर्तन शिक्षण उद्देश्य से ही संबंधित होते हैं। शिक्षण उद्देश्य का जो मेन या मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि अधिगमकर्ता में बिहेवियरल चेंज लाना। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण किया है, लेकिन सामान्यतः शिक्षण उद्देश्यों के 3 एस्पेक्ट माने जाते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन,
दूसरा है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष, और तीसरा है कोनेटिव डोमेन या क्रियात्मक पक्ष। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के प्रोफेसर डॉक्टर दवे ने एक नवीन भारतीय विधि को विकसित किया जिसे RCEM मेथड, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर मेथड के नाम से जाना जाता है। इस विधि में ज्ञानात्मक कॉग्निटिव उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा गया है जो भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के लिए भी उपयोगी है। RCEM विधि के अनुसार उद्देश्य लेखन का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से है। इस प्रकार हम आपको बता सकते हैं। ज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानसिक क्रियाएं आती हैं। जब कोई शिक्षक पाठ का प्रारूप तैयार करता है और जब वह अपने शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है तो इन शिक्षण के उद्देश्यों में मुख्य रूप से 4 एस्पेक्ट होते हैं, 4 पक्ष होते हैं RCEM मेथड के अनुसार। जैसे ज्ञान, बोध, अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन, प्रयोग, एप्लीकेशन, और चौथा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ज्ञान, नॉलेज, इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानसिक क्रियाएं आती हैं जैसे प्रत्यास्मरण, रिकॉल करना, और अभिज्ञान, रिकॉग्निशन। रिकॉल और अभिज्ञान, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त हो जाना, किसी चीज़ की सूचना प्राप्त हो जाना, ये सामान्यतः मेमोरी लेवल का है। जो चीज़ है उसके बारे में हमें कोई सूचना मिल जाए, अधिगमकर्ता को कोई सूचना मिल जाए, अधिगमकर्ता को कोई जानकारी मिल जाए, यह प्रत्यास्मरण है, यह रिकॉल की स्थिति है और विद्यार्थी उसे रिकॉल करके उसके बारे में जानकारी रख सकता है। दूसरा है बोध, अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानसिक क्रियाएं आती हैं। संबंध देखना, सी रिलेशनशिप, उदाहरण देना, साइट रिलेशनशिप, भेद करना, डिस्क्रिमिनेशन, व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन, पुष्टि करना, वेरीफाई, और सामान्यीकरण करना, जनरलाइज। यह अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट में या अंडरस्टैंडिंग वे में ये सब मानसिक क्रियाएं आती हैं कि अगर कोई पाठ का प्रारूप बना रहा है तो इस पाठ को पढ़ाने के पश्चात जो पाठ है बोधात्मक स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अधिगमकर्ता को क्या प्राप्त होगा, तो वह उस पाठ के विभिन्न फैक्ट में रिलेशनशिप, क्या संबंध हो सकता है, यह देख सकने योग्य बन जाता है। वह उस पाठ को पढ़ने के पश्चात उदाहरण, उसी तरह का उदाहरण देने की स्थिति में आ जाता है। वह उस पाठ को पढ़ने के पश्चात उसमें डिस्क्रिमिनेट, भेद करने, उसके प्रकारों में भेद करने की स्थिति में आ जाता है। वह उस पाठ को पढ़ने के पश्चात उस पाठ की व्याख्या करने या इंटरप्रिटेशन करने की स्थिति में आ जाता है। वह उस पाठ को पढ़ने के पश्चात उसकी पुष्टि करने, वेरीफाई करने की स्थिति में आ जाता है, या उस पाठ का सामान्यीकरण, जनरलाइज, उस पाठ को पढ़ने के पश्चात वह उसे सामान्यीकरण करने के योग्य बन जाता है। यह शिक्षक का उद्देश्य होता है। इसे हम आगे एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे। तीसरा है प्रयोग, एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानसिक क्रियाएं आती हैं। परिकल्पना प्रतिपादित करना, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, तार्किक विचार रखना, लॉजिकल व्यू रखना, निष्कर्ष रखना, इन्फर। प्रयोग लेवल पर, एप्लीकेशन लेवल पर, किसी पाठ को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी को ज्ञानात्मक स्तर पर क्या जानकारी मिलेगी, बोधात्मक स्तर पर क्या वो करेगा, और
प्रयोग के स्तर पर, एप्लीकेशन लेवल पर वह क्या करेगा, वह हाइपोथेसिस फार्मूलेट करेगा। परिकल्पना, परिकल्पना एक नया शब्द है। इस में हम आपको आगे ब्रीफ करेंगे। परिकल्पना एक प्रकार का ये है कि विद्यार्थी या अधिगमकर्ता या शोधकर्ता किसी भी अध्ययन को जब स्टार्ट करता है या किसी भी शोध कार्य को जब यह प्रारंभ करता है, तो वह उपकल्पना के माध्यम से या परिकल्पना के माध्यम से एक अनुमानित बिंदु स्पष्ट करता है कि इस शोध में ये ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, ऐसा परिणाम आ सकता है। यह परिकल्पना प्रतिपादित करना हुआ। जैसे समाज के वंचित तबके में गरीबी है, तो समाज के वंचित तबके में गरीबी क्यों है? अगर इस पर कोई अध्ययन हो रहा है, कोई शोध हो रहा है, तो एक सामान्य परिकल्पना शोधकर्ता यह कर सकता है कि अशिक्षा की वजह से समाज के वंचित वर्ग में अशिक्षा की वजह से गरीबी है। यह उसका परिकल्पना हुआ। और जब वह इस पर कार्य करेगा, इस पर शोध करेगा, तो उसकी परिकल्पना सही भी हो सकती है या उसकी परिकल्पना गलत भी हो सकती है, लेकिन वह परिकल्पना करके ही अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार किसी भी पाठ में, किसी भी पाठ को पढ़ने के पश्चात प्रयोग के लेवल पर, एप्लीकेशन लेवल पर विद्यार्थी जब वह पाठ पढ़ लेगा, तो वह परिकल्पना उस पाठ के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस थियरी के बारे में वह परिकल्पना प्रतिपादित करने के योग्य हो सकेगा। और उस पाठ को पढ़ने के पश्चात वह उस पाठ पर अपने मौलिक विचार या तार्किक विचार रख सकेगा और बाद में वह निष्कर्ष पर भी पहुंच सकता है। चौथा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। एनालाइज या विश्लेषण करना, इसमें पाठ को पढ़ लेने के पश्चात अधिगमकर्ता स्वयं पाठ के विभिन्न बिंदुओं को एनालाइज कर सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वह इन सब चीज़ों को विश्लेषित कर सकता है, संश्लेषित कर सकता है और उसको इवैल्यूएट कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रकार जब कोई शिक्षक किसी पाठ की योजना बनाता है और वह पाठ के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, तो वह इन 4 बिंदुओं को ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता, इन चारों बिंदुओं पर पाठ को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों को, अधिगमकर्ता को क्या प्राप्त हो सकेगा, यह निर्धारित करता है। व्यवहारिक परिवर्तन क्या होगा, यह निर्धारित करता है। इसे व्यवहारिक पदों में लिखता है और इन उद्देश्यों को लिखते समय वह विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखता है। इस विधि की मुख्य धारणा यह है कि प्रत्येक मानव अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया की मदद से व्यक्त नहीं हो सकता है, वरन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए मानसिक क्रियाओं को प्रयुक्त करना आवश्यक है। इस विधि से उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखते समय पहले उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, फिर पाठ्य वस्तु के तत्वों के साथ प्रयुक्त करके उन्हें
व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा 9 का विषय है अर्थशास्त्र और प्रकरण है भारत की अर्थव्यवस्था। कोई भी शिक्षक क्लास 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है और उसने भारत की अर्थव्यवस्था एक टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को उसे पढ़ाना है। इस टॉपिक को पढ़ाने के पूर्व उसके शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा? भारत की अर्थव्यवस्था टॉपिक है, क्या उद्देश्य होगा? इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात लर्नर को क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, इससे वह निर्धारित करता है और पहले ही स्पष्ट कर देता है कि इस पाठ के अध्ययन के पश्चात क्या क्या उसे मिलेगा। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, ज्ञानात्मक जो उसका पक्ष है, ज्ञानात्मक में आपको बताया गया था प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान करना। प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान करना ये ज्ञानात्मक है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में वह लिखेगा भारत की लिखेगा इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। अब ज्ञानात्मक पर आइए। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होगा? जैसा कि हमने बताया था कि यह प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, जानकारी प्राप्त करता है। मेमोरी लेवल पर, स्मृति लेवल पर किसी चीज़ की सूचना मिल जाना, किसी चीज़ की जानकारी मिल जाना, किसी चीज़ का प्रत्यास्मरण कर सकना। पाठ को पढ़ने के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दें, यह केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य है। भारत की अर्थव्यवस्था नामक टॉपिक में जो भी कंटेंट है, जो भी मैटर है, उन बिंदुओं को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी भारत की अर्थव्यवस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या सूचना प्राप्त कर सकेंगे। यह केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य है। अंतर कर सकना, व्याख्या कर सकना, सामान्यीकरण कर सकना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, यह ज्ञानात्मक उद्देश्य में नहीं है। यह बोधात्मक और प्रयोग या सृजनात्मक में है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में केवल प्रत्यास्मरण करना या जानकारी प्राप्त करना या सूचना प्राप्त करना। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में वो सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह पाठ का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। अब आइए बोधात्मक उद्देश्य क्या है। बोधात्मक उद्देश्य यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने के पूर्व माना जा सकता है कि नहीं पता था, लेकिन पाठ पढ़ने के पश्चात उन्हें यह जानकारी हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है और वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। उदाहरण प्रस्तुत करना यह बोधात्मक के अंतर्गत आता है। दूसरा बोधात्मक के अंतर्गत ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में अंतर कर सकेंगे। पीछे हमने आपको बताया कि बौद्ध पक्ष में अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल में
उदाहरण प्रस्तुत करना, अंतर करना, हाँ, संबंधों को देख सकना, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। तो एक तो हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण देंगे, उदाहरण प्रस्तुत करना, ये बोधात्मक उद्देश्य की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है अंतर कर सकना, भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ने के पश्चात उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की भी जानकारी हो सकेगी और उसमें वे डिस्क्रिमिनेट या अंतर प्रस्तुत कर सकेंगे। न केवल अंतर प्रस्तुत कर सकेंगे बल्कि उनके आपसी संबंधों को भी देख सकेंगे। टू सी रिलेशनशिप, संबंध को देखना, यह भी बोधात्मक पक्ष में आता है। बोधात्मक पक्ष में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में संबंधों को देख सकेंगे। चौथा है भारत की अर्थव्यवस्था पर व्याख्या कर सकेंगे, इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या कर सकेंगे। यह बोधात्मक उद्देश्य में आएगा। क्रियात्मक उद्देश्य होगा भारत की अर्थव्यवस्था का कारण बता सकेंगे, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का कारण क्या बता सकते हैं। पाठ में ये बताया गया है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किन परिस्थितियों में एडॉप्ट किया गया है। तो ये क्रियात्मक लेवल पर आएगा कि वो उन कारणों को स्पष्ट रूप से बता सकेंगे, समझ सकेंगे कि भारतवर्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों लागू की गई। दूसरा, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पर सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे, जनरलाइज कर सकेंगे। तो जनरलाइज करना और कारण बताना, ये दोनों मानसिक क्रियाएं क्रियात्मक स्तर की हैं, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था। तीसरा है क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव्स, सृजनात्मक उद्देश्य। भारत की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के पूर्व विद्यार्थियों को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के पश्चात न उन्हें केवल ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोग स्तर की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें सृजनात्मक भी जानकारी मिली और वो इस पाठ को पढ़ने के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था को एनालाइज कर सकेंगे। यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था एक वृहद टॉपिक है, हाँ, लेकिन कक्षा 9 के पाठ में भारत की अर्थव्यवस्था का जो भी सामग्री रहेगी, जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा, उस कंटेंट के परिप्रेक्ष्य में वे भारत की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर सकेंगे। विश्लेषण करना यह सृजनात्मक उद्देश्य में आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को इवैल्यूएट कर सकेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन कर सकेंगे। इस पाठ को पढ़ने के पूर्व वो मूल्यांकन कर सकने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन इस पाठ को पढ़ लेने के पश्चात वह भारत की अर्थव्यवस्था को मूल्यांकन कर सकेंगे। यह व्यवहारिक उद्देश्य है, शिक्षक ने लिखा है पाठ को पढ़ाने के पूर्व। यह उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, यह वह मूल्यांकन के प्रश्नों के द्वारा तय करेगा। हमें आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।